अस्सलाम वालेकुम। हमने गवर्नर जनरल कंप्लीट कर लिए हैं, उनके नेम्स और उनके टेन्योर में जो भी इम्पोर्टेंट चेंज आया या उससे रेलेवेंट जो भी एमसीक्यू से। आज हम पढ़ेंगे वाइसराय 1858 से वाइसराय स्टार्ट हो जाता है। गवर्नर जनरल वाइसराय में चेंज हो जाते हैं और लास्ट जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था और फर्स्ट वाइसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। तो आज के लेक्चर में हम 18th सेंचुरी में जितने वाइसराय आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इस दौर की जो फेमस पर्सनैलिटी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट, वो सर सैयद अहमद खान थे। तो उनके बारे में भी हम कुछ पढ़ेंगे, जो भी उनका रोल आया था उनकी डेथ तक। जो भी इम्पोर्टेंट हम वाइसरायज के डिस्कशन के साथ साथ उसमें देखते रहेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हमारे बन सकते हैं पीपीएससी एफपीएससी से रेलेवेंट वो। लेकिन उससे पहले हम सर सैयद अहमद खान को देखेंगे। सर सैयद अहमद खान 1837 में, सॉरी यहाँ 17 लिख लें, 1817 में, ये बनाते हुए ऐसे गलतियां हो जाती हैं। 1817 में इनकी पैदाइश हुई थी। 1838 में इनके वालिद की डेथ हो गई। तो चुनाचा मतलब घर, वैसे बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली थी। तो घर का सिस्टम चलाने के लिए इन्होंने 1838 में फिर जॉब कर ली। वो एक छोटी मोटी जॉब थी, खैर एक क्लैरिकल जॉब थी लेकिन ये इन्होंने अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखी। देन 1846 में ये जज लग गए थे। इन्हें जज अपॉइंट कर दिया गया था दिल्ली में। तो वो काजी, जिसको काजी कहते हैं, काजी कह लें, जज कह लें। लेकिन उसके बाद मतलब इनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। 1847 में चुनाचा इन्होंने एक बुक लिखी। एक छोटा सा बुकलेट है जिसका नाम है असारुल सनादीद। पीपीएससी में अक्सर पूछा जाता है, बल्कि एक मरतबा पीपीएससी के क्वेश्चन आया था कि असारुल सनादीद की जो बुक है वो, उसमें क्या है, किस चीज़ के मुतालिक है। तो आप कहें जनाब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो दिल्ली की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी, हिस्ट्री थी मुसलमानों का, उसके बारे में लिखा था। देखो जी मुसलमानों ने कितनी शानदार जो ना बिल्डिंग्स बनाई हैं, उस हवाले से। 1857 में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई, जिसको जिसके बारे में हमने कल डिटेल से पढ़ा है, तो उसमें बहुत इनका रोल रहा। वैसे इन्होंने बहुत सारे अंग्रेजों की जान भी बचाई थी। उसकी वजह थी क्योंकि ये समझते थे कि जो इंग्लिश हैं, जो वो बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज, जिस तरह हमने कल भी देखा कि किस तरह से उन्होंने सती की रस्म खत्म कर दी और विडो का रीमैरिज बिल लेकर आए। इसके अलावा आगे आप देखोगे कि चाइल्ड लेबर उन्होंने खत्म कर दी इंग्लिश ने। तो इन चीजों को देखकर जो सर सैयद अहमद खान थे, और वो देख रहे थे कि अगर इंग्लिश ना होते तब भी जो लोअर इंडियंस हैं, मुसलमान की बात नहीं, इंडियंस जो हैं वो कसमापुरसी का शिकार रहते। उन्होंने परेशान ही रहना था, क्योंकि उनके रूलर चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, तो चाहे वो अंग्रेज हो, तो उस जो जो भी उनके रूलर्स हों उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये देखें कि सर सैयद अहमद खान ने अगरचे एक मुसलमान थे लेकिन अंग्रेजों ने बाद में इनको फेवर किया। तो बहुत सी जगहों पर अंग्रेज बहुत बेहतर थे, और इंडिया में जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ज्यादातर अंग्रेज पीरियड में हुई हैं। खैर, 18 में जब इन्होंने अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा जुल्म किया, तो 1858 में इन्होंने एक मतलब एक रिसाला जारी किया, मैगजीन जारी किया। इसको असबाब बगावत हिंद कहते हैं कि जनाब, ये जो आप सिर्फ सारा ब्लेम मुसलमानों को दे रहे हो या इंडियंस जिन्होंने ये किया, मंगल पांडे जिस तरह उसने, तो कहता है कि सारा कसूर इंडियंस का नहीं है, कुछ आपका कसूर भी है। एक उन्होंने अल्फाज के दुरुस्त चुनाव के साथ इस मैगजीन को छापना शुरू किया और अंग्रेजों को थोड़ा समझाने की कोशिश की कि यार आप इनको कम्प्लीटली ब्लेम ना करें, ये भी ह्यूमंस हैं। जब इनको सप्रेस किया जाएगा इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, जब ये प्लाइट का शिकार होंगे, तो जाहिर है रेवोल्यूशन तो आएगी। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखी, लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने बताया कि 1858 की बात ही हो रही है, उन्होंने बताया कि जनाब अगर ठीक है, बहुत ये रिवोल्ट तो हुई है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तो हुई है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी तो हैं जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया। ठीक है, अब आप बंगाल बंगाल की बात कर ले, तो बंगाल का एक रूलर था जिसने अंग्रेजों को कहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, गया जनाब आप टैक्स फ्री कर दो, इनको टैक्स फ्री कर दो। दिल्ली हुकूमत से उन्होंने डिमांड की थी। तो उसने एक लॉयल मोहम्मद ऑफ इंडिया इस तरह की बुक लिखी। अच्छा, इसके अलावा इनके फिर ये तालीमी टेन्योर आया था, इन्होंने जो इम्पोर्टेंट इदारे हैं ये भी पीपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। इनको हम देखते हैं 1859 में इन्होंने मदरसा बनाया। ठीक है, दिल्ली के नज़दीक है मुरादाबाद, वहाँ पर 1859 में मुरादाबाद में मदरसा बनाया। 63 में इन्होंने गाजीपुर में एक स्कूल बनाया।
ठीक है, उसकी मतलब बुनियाद रखी। उसके बाद 64 में एक साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी, 1864। ठीक है, 64 से आपको बैटल ऑफ बक्सर याद आनी चाहिए, 64 से। ठीक है। और उसके बाद 1870 साइंटिफिक सोसाइटी क्या थी कि जनाब वो जितनी उन्होंने वो जो टफ बुक्स थी, अरेबिक इंग्लिश, उनको वो हिंदी में कन्वर्ट कर रहे थे, उर्दू में कन्वर्ट कर रहे थे बेसिकली। तो ट्रांसलेशन उनका मकसद था, ट्रांसलेशन जो लैटिन थी, हिंदी जो लैटिन में लिखी, फ्रेंच में लिखी हुई जो बुक्स थी, जो फिलोसफिकल बुक्स थी, जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो जो भी इस तरह, तो वो उर्दू हिंदी में उनको कन्वर्ट कर रहे थे, पर्शियन में कन्वर्ट किया जा रहा था। 1870 में क्या होता है, उनको उन्होंने एक बुक लिखी, तहजीबुल अखलाक। उससे मतलब 69 में ये बुनियादी तौर पे गए थे यूरोप। तो यूरोप से वहाँ का विजिट करके आए, तो उसके बाद उन्होंने 1870 में एक बुक लिखी, तहजीबुल अखलाक। उसका मतलब इसके नाम से आपको अंदाजा हो सकता है कि किस किस्म की बुक होगी। इन्होंने कंपैरिजन किया था बेसिकली यूरोप का और इंडियन कल्चर का इस तरह। इसके अलावा एक शख्स था, उस विलियम मोयर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विलियम मोयर ने एक बुक लिखी थी, लाइफ ऑफ मोहम्मद। तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मतलब का क्या कहना चाहिए, उस क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, क्रिटिसाइज किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उसके जवाब में आपने खुतबात अहमदिया बुक लिखी। ठीक है, ये जो स्लाइड है, ये लेक्चर है, मेरे सारे बुलेट पॉइंट्स में होंगे मोस्टली। और इसको आपने फिर बाद में लिख लेना है खुद से, इनको देखें। एक एक जो लाइन है वो सारी सिर्फ सिर्फ पीपीएससी से रेलिवेंट होगी। ये कोई हिस्टोरिकल डिस्कशन नहीं हो रही, कोई सब्जेक्टिव डिस्कशन नहीं हो रही, बेसिकली ये एमसीक्यू वाइज डिस्कशन हो रही है, जिसमें हम मुख्तलिफ एमसीक्यूज का बैकग्राउंड समझा के आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये 1870 में आपने ये याद रखना, लाइफ ऑफ मोहम्मद बुक लिखी गई, विलियम मोयर की बुक थी। और खुतबात अहमदिया, ठीक है, ये बुक मैंने आपको बताई। खुतबात अहमदिया में आपके लेटर्स थे। ठीक है, और इसके अलावा उनकी और भी बुक्स थी, खुशामद बुक थी, इसके अलावा मजमून नवेसी, ताबीनुल कलाम एक बुक थी। ये इस तरह ये बुक्स हैं, आपने इनको याद रखना है। इनकी जो फेमस बुक्स पूछ लिया जाता है, ताबीनुल कलाम किसने लिखी, खुतबात अहमदिया किसने लिखी, आप सल्लम की इसमें तारीफ में बताया गया खुतबात अहमदिया का, नबी पाक सल्लम किस तरह से वो मतलब तबलीग और ये इनके बारे में है। 1875 में, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, MAO स्कूल की बुनियाद रखी 1875 में, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि जनाब इसको कॉलेज यूनिवर्सिटी बने, तो 2 साल के बाद ये कॉलेज तो बन गया था, लेकिन आपकी डेथ के बाद इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। 1920 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। 1876 में आप रिटायर हो गए। ठीक है, और उसके बाद आपकी सारी तवज्जो, क्योंकि अब जॉब तो थी नहीं, सारी तवज्जो यही है कि मुसलमानों को किस तरह से ग्रो किया जाए, किस तरह से बढ़ाया जाए। सारी जो इस तरह आपने इस तमाम इदारों को आपने फ्लोरिश करवाया, टैक्सेस इकट्ठे करते थे, आप खुद झोली फैला के मांगते थे। और ये जिस 1875 में आई थिंक मैंने बताया, अलीगढ़ कॉलेज, अलीगढ़ स्कूल और अलीगढ़ कॉलेज, MAO, ये अलीगढ़ कॉलेज के नाम से मशहूर है। MAO मोहम्मदन, ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था, लेकिन ये अलीगढ़ में था। तो अलीगढ़ कॉलेज, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, यही है एक्चुअल में। ये जो आखिरी बात है इसकी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1886 में आपने एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, जिसको कहते हैं मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इन्होंने क्या किया कि जितने भी वहाँ जो एजुकेटेड लोग थे, स्कॉलर्स थे, उनको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि जनाब मुसलमानों की एजुकेशनल जो है ग्रोथ होनी चाहिए, और ज़्यादा इसको प्रमोट करो। और इन्होंने बाकायदा इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रख दी, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। और कहा कि हर साल इसका मतलब सालाना इजलास होगा 28 दिसंबर 1886, ये आपने याद रखना है। बस ये इनके बारे में यही है। 1898 में इनकी डेथ हो जाती है। और ये इंपॉर्टेंट बात कि आपने पूरी कोशिश की, मुसलमानों को कहा कि आप जो है ना, आप सिर्फ अपनी तालीम पर ध्यान दें, और पॉलिटिक्स में आपने नहीं पढ़ना बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनको एक यूनिवर्सिटी है एडनबर्ग, एडनबर्ग यूनिवर्सिटी ने इनको PhD की डिग्री भी दी 1889 में।
एजाजिया डिग्री होती है, इस तरह वो नवाज शरीफ को भी एजाजिया डिग्री मिली है, राहत फतेह अली खान को भी पीएचडी की एजाजिया डिग्री मिली हुई है। और हाँ, द टू नेशन थ्योरी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर इन्होंने काम किया। जब वो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी आई, आगे हम पढ़ेंगे, तो उन्होंने इस पर टू नेशन थ्योरी इनका था कि जहाँ मुसलमान हिंदू अलग कौमें ये साथ नहीं रह सकती। ये वायसराय हैं जिनको हम आज पढ़ना है। 18, ये क्वीन के अंडर वायसराय वो होता था जो जो ताजे बरतानिया के अंडर आ गया 1858 से 62। उस वक्त क्वीन तो नहीं थी। लॉर्ड, जिसके बारे में आज हम पढ़ना है, लॉर्ड कैनिंग, लॉरेंस, मायो, लेटन, रिपॉन, ठीक है, डफरिन, लेंसडाउनी, एल्गिन सेकेंड, लॉर्ड कर्जन, इनको नाम कंप्लीट पढ़ लेते हैं। लॉर्ड मिंटू, हार्डिंज, कैल्मसफोर्ड, कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मिंटू मोरले रिफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दौर है इनके। लॉर्ड रीडिंग कोई नहीं इतने इंपॉर्टेंट। लॉर्ड अरविंद के दरमियान अरविंद का गांधी अरविंद पैक्ट हुआ था, वो हम देखेंगे। लॉर्ड विलिंगटन ने कोई खास बात नहीं। लिनलिथ गो का एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लॉर्ड वेवल, ये लास्ट वाले, सेकंड लास्ट समझ लें, इससे सेकंड लास्ट भी एमसीक्यूज आ जाता है कि सेकंड लास्ट कौन था। और लॉर्ड माउंट बैटन, ये लास्ट थे तो इसे। अब हम आते हैं लॉर्ड कैनिंग की तरफ, जिन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया। तो लॉर्ड कैनिंग और इनके दौर दौर में एक दो साल के बाद इन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया इंडिया का 1861 में। इंपॉर्टेंट है। इसको इंडियन कॉन्सल्स एक्ट कहते हैं। 1861 इंडियन कॉन्सल्स एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। ये होता गया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पहले एक्ट आते रहे, पहले एक्ट आते थे, अब ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉड होता है, और ये एक्ट जो है ना वो थोड़ा मोटा होता है। बेसिकली इसका मकसद यही था कि हम जो बुनियादी जो कवानीन थे इंडियंस के मुतालिक, कि हम इंडियन को किस तरह से लेकर चलेंगे हकूक के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें उसमें थी। क्योंकि अब ये गवर्नमेंट में आ गए थे तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इनके लिए ज़रूरी था। इस तरह बेसिक राइट्स के हवाले से, या किस तरह से उनको सप्रेस करना है, कितनी परमिशन देनी है, ये चीज़ें जो है ना ये इस एक्ट में डिस्कस की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉर्ड लॉरेंस। 1864 से 1869, लॉर्ड लॉरेंस। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उनका ये है कि 1864 में इन्होंने समर कैपिटल डिक्लेयर किया शिमला को। तो पीपीएससी को क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज या कैपिटल वर डिक्लेयर्ड एज समर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो वो शिमला है। 1864 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने शिमला याद करना। देखो, ये कश्मीर के बिल्कुल नज़दीक है, ठंडा इलाका। उसकी वजह तो ये थी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये ब्रिटिश है, ठंडे इलाके से, तो उनको गर्मी बड़ी ज़्यादा लगती थी। तो जब ये चौथे पांचवें महीने में के अंदर ज़्यादातर ये शिमला शिफ्ट हो जाते थे। और आपको इस एरिया में बहुत सारे शिमला डेपुटेशन, शिमला डेलीगेशन, ये चीज़ें मिलेंगी। तो आप जब इस शिमला का नाम आए तो फिर आप समझ लेना कि ये जनवरी फरवरी, ये अक्टूबर नवंबर नहीं हो सकता, ये यकीनन ये शुरू के दिन है, गर्मियों के महीने हैं। ठीक है। ये 1867 में फिर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई बनारस से। वो उर्दू मतलब एक दूसरे की, उर्दू को प्रमोट किया जा रहा था। हिंदू कहते थे नहीं जी, हिंदी को प्रमोट करें आप, उर्दू एक लश्करी जुबान है। ठीक है, इनके जो, अब देखें बोलने में कोई खास डिफरेंस, अब हिंदी ड्रामे देखें तो कोई नहीं बोलता, लेकिन हिंदी की जो राइटिंग है वो देवगिरी स्क्रिप्ट है, हिंदी का जो लिखने का स्टाइल है। जबकि उर्दू का वो पर्शियन स्क्रिप्ट है। तो ये इस तरह के एक आपस में खींचातानी चल रही थी, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। हिंदू कहते थे कि जनाब उर्दू को आप क्यों प्रमोट करते हैं, ये कोई जुबान है, एक्सेट्रा। जबकि आप देखें कलाम गालिब है, उन लोगों ने बड़ी उसको सपोर्ट किया उर्दू को। तो इस दौर में सिर्फ ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने याद रखना है। अच्छा, बनारस को हम देखते हैं अगेन। ये इसको वाराना साई कहते हैं आजकल। ये लखनऊ में या यूपी, ये वाला इलाका जो इंडिया का नॉर्थ वाला इलाका है, यहाँ पर एग्जिस्ट करता है दिल्ली से। अब हम आते हैं लॉर्ड मायो की तरफ। लॉर्ड मायो 1869 से 1872। इनके दौर में क्या हुआ, एक बहुत 72 में कि लॉर्ड मायो को कत्ल कर दिया गया।
1872 में ये वायसराय था जिसको कत्ल कर दिया गया। एक इंडियन ने कत्ल कर दिया, शेर खान अफरीदी, हम यूं नहीं कहेंगे मुसलमान ने कत्ल कर दिया। तो क्योंकि बस मतलब इंडियन ने कत्ल कर दिया, हम यूं कहें। जो वजूहात थी वो सारा सिनेरियो बैकअप तो बना हुआ था, वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इससे मतलब जाहिर होता है कि अभी भी जो इंडियंस हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है बेसिकली। अंग्रेजों से वो इंडियंस सेटिस्फाइड नहीं है। अब वो जब इंडियन सेटिस्फाइड नहीं है तो ये इसका कोई ना कोई हल तो निकालेंगे ना, कि आखिर ये कौन है ये जो इंडियंस को प्रमोट कर रहा है, इंडियन को एजिटेट कर रहा है अंदर से। तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, इस चीज को आपने जरा समझना है। ये जो बस ये एमसीक्यू साइड कर दिया, अब ये नहीं कि शेर खान अफरीदी के साथ इनका क्या हुआ था, उसको छोड़े, बस शेर खान अफरीदी ने इसको कत्ल किया। इसका मतलब ये था कि इंडियन के अंदर अभी भी इतना हौसला भी था, और वो अ, वैसे तो बहुत मुसलमानों के साथ जुल्म तो हो रहा था। ये तो दौर था जब सर सैयद अहमद खान राइटिंग्स के जरिए इसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे, इख्तलाफात को। मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा, क्योंकि इनको जॉब्स नहीं मिलती थी, इनके साथ बुरा ट्रीट किया जाता था, इन पर पाबंदी लगाई जाती थी बहुत सारी जगहों पर। तो बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता था, तो ये चीज़ें थी। अच्छा हाँ, इसमें देखें, इसने लॉर्ड मायो ने एक स्टैटिस्टिकल सर्वे भी करवाया इंडिया का, स्टैटिस्टिकल सर्वे। क्योंकि आगे इन्होंने आके लेकर आ रहे थे डेमोक्रेसी की तरफ, सेंसस की तरफ, जिसको आप मर्दमशुमारी कहते हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल सर्वे था कि कितने लोग हैं तकरीबन, और कितने मुसलमान कितने हिंदू। वो एग्जैक्ट जो है ना, वो 10 साल के बाद सर्वे, एक्चुअल सर्वे 10 साल के बाद हुआ। आगाज इन्होंने ये किया था, वो आगे एमसीक्यू आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। लॉर्ड लेटन ने MAO कॉलेज की बुनियाद रखी, इनागुरेट किया, सॉरी, बुनियाद तो मतलब सर सैयद अहमद खान ने रखी। तो सर सैयद अहमद खान ने लॉर्ड लेटन को वेलकम किया, उनको बुलाया कि आप जनाब MAO कॉलेज का इफ्तिताह करें। तो लॉर्ड लेटन ने किया था। इससे इसका मतलब भी इससे जाहिर होता है कि किस तरह से अच्छे ताल्लुकात है सर सैयद के। अच्छा, 1877 में एक सर सैयद अहमद खान का तो नाम पढ़ते हैं हम, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनका नहीं पता होता। एक शख्स थे सैयद अमीर अली, जिन्होंने नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की बुनियाद रखी। NMA नेशनल, ये कलकत्ता में इसकी बुनियाद रखी गई। ये बेसिकली नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन थी। सैयद अमीर अली और उनके कुछ अ, जो अहबाब थे, उन्होंने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन रखी। इसका मकसद ये था कि मुसलमानों को सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली सपोर्ट किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं सर, सैयद अमीर अली। कलकत्ता में इसकी बुनियाद रखी गई। इसका मतलब कि वहां भी मतलब काफी एक्टिव थे। और वो जाहिर है, कलकत्ता तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है, जिस तरह मैंने कल भी मैप में बनाया था कि कितना बड़ा इसका एरिया था बंगाल का। और मुसलमान जाहिर है वहां पर हुकूमत करते रहे हैं। तो सैयद अमीर अली को, बल्कि सैयद अमीर अली ये जज भी थे यहाँ पर। और इवन ये लंदन में भी जज रहे हैं सैयद अमीर अली। तो खुद इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। आगे हम इनके बारे में और बात भी पढ़ेंगे, वो देखते हैं आगे। एक और जो इम्पोर्टेंट काम हुआ इनके दौर में, लॉर्ड लेटन के दौर में, कि इन्होंने वर्नेक्यूलर प्रेस एक्ट लेके आ रहे हैं। वर्नेक्यूलर का मतलब होता है कि मुकामी जुबान, लोकल लैंग्वेज। तो जाहिर है वहाँ बंगाली, हिंदी, पंजाबी, सिंधी, इन लैंग्वेजेस में अखबार निकलते थे। प्रेस का मतलब होता है ना अखबार, तो प्रेस का P बढ़ाना चाहिए। वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लेकर आए। इसका मतलब ये था कि भाई जाहिर है जो अभी तक हमारे से इंडियंस कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये इंडियन जो हैं ये कुछ ना कुछ ऐसा ब्रिटिश के बारे में को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इनके बारे में लोगों को एजिटेट कौन करता है? न्यूज़पेपर ही तो करते हैं। तो वो कहते थे कि जनाब जितने भी न्यूज़पेपर निकलेंगे वो हमारी नज़रों से होकर निकलेंगे। जब तक हम देख ना लें क्या है कि इसमें लिखा हुआ क्या है, तो उस वक्त तक आप इसको अखबार को छाप नहीं सकते बेसिकली। ठीक है, ये चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट बात थी, वर्नेक्यूलर प्रेस एक्ट। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, देखें 1870 से 1878, जो कल कल भी हम पढ़ा था, अफगान वार। जो ये सेकंड एंग्लो अफगान वार भी इस वक्त में हो रही थी, सेकंड एंग्लो अफगान वार 78 में। ठीक, इसमें मैंने लिखा नहीं। तो ये जो, अब यहां से इसको कनेक्ट भी करें आप, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में। अफगान वार, सेकंड अफगान वार कब हो रही है? 1878 में।
तो ये क्या वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1870, जब भी इस तरह का जो ये जो कंट्री, जो रूलर कंट्री है, जो रूल कर रहा है इंपीरियलिस्टिक, वो किसी के साथ वार कर रहा है। देखो ये अफगानिस्तान के साथ वार कर रहे हैं, एंग्लो अफगान वार 1870 सेकंड जो वार है। जब ये अफगानिस्तान के साथ जंग में मशगूल हैं, तो आप खुद समझें कि ये वीक होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इनकी बेशुमार फौजें तो अफगानिस्तान के ही होंगी। पीछे से अगर इंडियंस रिवोल्ट कर देते हैं तो वो वीक हो जाएंगे अंग्रेज। तो इस तरह से इनके हुकूमत को नुकसान पहुंच सकता है। ना चाहिए इन्होंने ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लेकर आए, ताकि किसी नेक्स्ट फ्यूचर में किसी भी किस्म के इश्यूज से बचा जा सके। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपॉन, उसने फर्स्ट कंप्लीट सेंसस करवाया 1881 में। 1881 में फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके अलावा फैक्ट्री एक्ट लेकर आया, इसमें चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिटेड किया गया, भाई चाइल्ड लेबर सही नहीं है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो एक्ट लेकर आया 1882 में, ये लेकर आया गया। तो इसमें जो पीपीएससी में पास पेपर में पूछा गया वो बस ये एमसीक्यूज है। ठीक है, हाँ। इल्बर्ट बिल भी इंपॉर्टेंट है। इल्बर्ट बिल में क्या हुआ? इल्बर्ट बिल मतलब इसका क्या था? बिल वो होता है ना कि एक आप चार्टर, एक पेज बनाते हो, उस पर लिखते हो जनाब हम ये काम लेकर आने चाहते हैं, तो उसके बाद वो पास होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट बन जाता है। इल्बर्ट बिल जो है ना, एक सजेशंस थी मुख्तलिफ किस्म की। इसमें कुछ इश्यूज जो थे वो यूरोपियंस को थे, कुछ इंडियंस को थे। इल्बर्ट बिल 1883 में। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो इसमें यह था कि ब्रिटिश को कहा गया जनाब इंडियन जज अगर कोई होगा तो मतलब ब्रिटिश के मुकदमात को सुन सकता है। लोग वो कहते ला, ये जो गंदमी कलर के लोग हैं, हम वाइट हैं, हम सुपीरियर हैं, हम इनको जो ना सुनवाई इनके साथ कैसे कर सकते हैं? तो वो तो डिग्री कम समझते थे अपने आप को, इंडियंस को कम समझते थे। तो यूरोपियंस ने इसके खिलाफ एहतजाज किया। जिस तरह मैंने बताया था, सैयद अमीर अली लंदन में भी जज रह चुके थे। अच्छा देखें अब इस, क्योंकि सेंसस तो हो गया था, सेंसस में क्या आया था कि भाई 65% हिंदू हैं, 25% मुसलमान हैं, और 10% तो बाकी कौमें वगैरह हैं। तो इन्होंने कहा कि अब हम थोड़ा सा डेमोक्रेसी की तरफ और लेकर आते हैं इनको, डेमोक्रेसी की तरफ, यानी कि चुनाव। उससे क्या होगा कि लोगों को हैंडल करना जरा आसान होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने कहा कि अब क्या होगा कि हम हर, इल्बर्ट बिल की बात कर रहा हूँ, कि हर साल इंडियंस के लिए हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, अपडेट करेंगे उनको, फिर नया एक्ट देंगे, उसके अंदर उनको उनके मुताबिक जो है ना कोई फैसिलिटीज देंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। 1883 के ये इल्बर्ट बिल में ये सजेशन ये भी बन गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बन गया था ना, ये बिल है, इल्बर्ट बिल के नाम से मशहूर हुआ, तो बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। याद है, मैं रिपीट करता हूँ कि उन्होंने कहा कि हर 10 साल के बाद हम इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, और उसके मुताबिक अगर जो भी एडजस्टमेंट होगी, अपडेट करना होगा, हम अपडेट करेंगे जो इंडियंस की जरूरत होगी। इंडियंस, अब यूरोपियंस इससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो कहते हैं इंडियन जज के साथ हम नहीं कर सकते, ट्रायल नहीं दे सकते। इंडियंस खुश नहीं थे, वो कहते थे जनाब जज तो हम में से कोई बनेगा, पता नहीं बनेगा, मेजोरिटी तो ऐसे पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उसने, वो कहते थे हमें को नौकरियां दो, हमारे हमारे तो पास खाने के कुछ लिए कुछ नहीं है, तो वो इसलिए वो भी खुश नहीं थे इस बिल से। तो इस तरह की सिचुएशन इंडिया में अभी चल रही थी। 1884 से 1888, लॉर्ड डफर इन। लॉर्ड डफरिन, अच्छा, इस सारी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान था, कंफ्यूज था। तो एक दिन उसको एक शख्स जो है ना, जो सिविल सर्वेंट है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको ए ओ ह्यूम जनरली कहा जाता है, पीपीएससी के एमसीक्यूज में भी ए ओ ह्यूम आता है। तो एक मरतबा पीपीएससी ने पूछ लिया जनाब ए ओ ह्यूम से में जो है ए ओ से क्या बनता है? ठीक है, कुछ भी पूछ लेते हैं पीपीएससी वाले। तो ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये आपने याद रखना है। तो इस, ये सिविल सर्वेंट था, उसने कहा जनाब एक दिन लॉर्ड डफर, इनको आप परेशान ना हो, आप ऐसा करें, ये जो इंडियंस आपको इतना जो इश्यूज रहते हैं, क्योंकि अब इंडिया में चेंज आ रहा है, अब लॉर्ड्स तो है नहीं, नवाब तो है नहीं, तो आप ऐसा करें कि इनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बना दें। पॉलिटिकल पार्टी होगी, कुछ लीडर्स होंगे, एटलीस्ट आपको रैंडम तो बातें नहीं मिलेंगी ना, तो उनके दरमियान वोटिंग होगी, जो एक बात होगी वो आपके सामने आएगी, उनको आप एक्सेप्ट कर सकते हो चुनाचा।
लॉर्ड डफरिन के दौर में ए ओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी 1885 में। आई रिपीट कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बुनियाद है वो ए ओ ह्यूम ने रखी, याद रखें। ठीक है, इंडियंस ने नहीं रखी थी, ना लॉर्ड डफरिन ने रखी थी। और क्यों रखी थी इसकी बुनियाद ये भी मैंने आपको बता दिया। 1885, 28 दिसंबर 1885। और बॉम्बे में इसकी बुनियाद रखी गई। ठीक है, बॉम्बे में इसकी बुनियाद रखी गई और वहीं पर इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस थी बॉम्बे में ही हुई। ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था। उस वक्त के जो दौर के जो भी लोग थे, जो पॉलिटिकली एक्टिव थे, इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे, उन लोगों को 72 डेलीगेट्स आए थे। उसमें पाबंदी नहीं थी कि सिख हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं। ये इंडियन जो है ना, इंडियन पार्टी थी बेसिकली। तो पहला जो इसका प्रेसिडेंट था वो एक हिंदू ही था, डब्ल्यू सी बनर्जी उनका नाम है। इंपॉर्टेंट ये चीजें आपने याद रखनी। पहला जो प्रेसिडेंट था, फर्स्ट प्रेसिडेंट, वो एक हिंदू था, डब्ल्यू सी बनर्जी उनको कहते हैं। और दूसरा, अच्छा, फिर पहला मुसलमान कौन प्रेसिडेंट जो है वो बदरुद्दीन तैयब जी, सॉरी, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और पहला इंग्लिश प्रेसिडेंट जो था, जॉर्ज योल, ये भी पीपीएससी में पूछा हुआ है। GEORG, जॉर्ज, YULE, जॉर्ज योल इसका पहला प्रेसिडेंट था। ओके जी, हम आगे देखते हैं। अच्छा, ये लगता है व्हाट्सएप पे कोई बहुत ही ज्यादा मैसेज कर रहा है। चले, लॉर्ड लेंस डाउनी, इनका क्या सीन था कि 1888 से 1894, इनको देखते हैं। इंडियन कौंसल एक्ट 1892, इंडियन कौंसल एक्ट ये क्या था, इसके बारे में अब देखें। 10 साल गुजर गए। इल्बर्ट बिल आया 1883 में, तो ये 1892 में, तकरीबन नियर अबाउट 10 साल हो गए। तो उन्होंने 10 साल के बाद, जाहिर है, वो मुसलमानों को, ये सॉरी, इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन तो देना था ना। अब जो इल्बर्ट बिल में जिस डेमोक्रेसी की बात की गई थी कि अब हम डेमोक्रेसी की तरफ, तो ये जो पहला कदम था बेसिकली इंडियन कौंसल एक्ट, इस पहला कदम था डेमोक्रेसी की तरफ, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनानी शुरू कर दी, सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल में। इसमें चंद एक प्रोविंसेस थे, 6-7 प्रोविंसेस थे, तो उसमें, और आप देखो कि ज्यादातर जो प्रोविंसेस थे उसमें मेजोरिटी हिंदू ही थे। जब हिंदू मेजोरिटी होगी तो क्या डेमोक्रेसी में मुसलमानों को कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो मुसलमानों ने जो ना इस पे एहतजाज करने की कोशिश की, तो सर सैयद जाहिर है उस वक्त काफी स्ट्रांग थे। 1892 में उन्होंने मुसलमानों को फिर कहा कि आपने पॉलिटिकल मैटर्स में नहीं पढ़ना। क्यों? देखिए 1857 में क्या हुआ था कि मुसलमानों को इतना ज्यादा सप्रेस किया गया उसके बाद, तो अब आप फिर इसको रिजेक्ट करेंगे? आप 25% आप टोटल हो। तो बेसिकली आप राइट वे ये है कि आप डिप्लोमेटिक तरीके से चलें, चुप रहें, अपने आप को स्ट्रोंग करो। ठीक है, आफ्टर जब आप स्ट्रोंग हो जाओ, अब आप 25% लोगों को कौन सुनेगा? अच्छा, ये हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट में। और फिर इसमें इसी दौर में इसके नाम पर, लेंस डाउनी के नाम पर, लेंस डाउनी ब्रिज भी बना। ठीक है, सक्कर में, दरिया सिंध के ऊपर ये ब्रिज है। काफी मतलब उस वक्त का फेमस ब्रिज था। ये जो ना, इस जिस मटेरियल से बना है ये, इसका वाहिद एक, याद नहीं, आई थिंक, तो लॉन्गेस्ट ब्रिज है ये उस वक्त का, 1889 में लेंस डाउनी ब्रिज। नेक्स्ट आते हैं हम जी लॉर्ड एल्गिन सेकंड पर। और ये इसमें सिर्फ यही है, इसने तो नहीं कराया, लेकिन एक सर मोर्टिमर ड्यूरेंट, ठीक है, एक जियोलॉजिकल सर्वेयर था ये बंदा, इंजीनियर। तो उसने ये सर्वे किया था कि अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो बाउंड्री है, ये कितनी बड़ी है। तो इसको कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। ये 2640 किलोमीटर की है। 1898 में की गई थी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फिर पीपीएससी को सब्र नहीं आया, उसने ये भी पूछ लिया कि सर मोर्टिमर ड्यूरेंट ने जो ड्यूरेंट लाइन बनाई थी, तो उस वक्त अफगानिस्तान का रूलर कौन था? तो वो था जनाब अब्दुल रहमान खान। ये भी आप याद रखें। सर सैयद अहमद खान की डेथ हो जाती है 1898 में। ठीक है, और इनकी डेथ के बाद अब पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने संभाला हुआ था, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो एटसेट्रा, तो कुछ लोग पनप रहे थे अंदर ही अंदर।
सर सैयद के बहुत खिलाफ थे, वो बहुत वैसे भी बहुत खिलाफ थे, वे सेकुलर हैं एटसेट्रा। तो वहां भी वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप देखें, जब कायद आजम अपने बिस्तर मर्ग पे पड़े थे तो वहाँ कुछ लोग उनकी तीमारदारी के लिए आए। तो कायद आजम ने अपनी बहन को कहा कि ये जो आए हैं ना, ये मेरी तबीयत का पूछने नहीं आए, ये एक्चुअल में देखना है कि मैं मरूंगा कब, कितने दिन और जिंदा रहूंगा। तो इसी तरह से सैयद अहमद खान की डेथ का भी लोग वेट कर रहे थे। और इनकी डेथ के बाद फिर पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ मुसलमानों का भी चेंज होना शुरू किया, उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। चलें जी, इनके बाद क्या हुआ वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।